हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे और बहुत स्वस्थ भी होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी व्याकरण कक्षा सचित्र हिंदी व्याकरण बाई एडवराइज इंडिया से पाठ 15। और हम करेंगे आज अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। बच्चों, अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ या जो पहले से ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश अर्थात किसी गद्य जैसे लेख, निबंध, समाचार आदि का एक छोटा सा अंश। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिक पकड़ का पता चलता है। अपठित गद्यांश को हल करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? उत्तर देने से पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उत्तरों को रेखांकित यानी कि उसके अंडरलाइन कर लेना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल एवं संक्षिप्त होने चाहिए। प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो आप इसके कुछ उदाहरण, सबसे पहला है, राष्ट्रभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे राष्ट्रभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश और समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। राष्ट्रभाषा देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उनमें एकता और प्रेम जगाती है। राष्ट्रभाषा देश की आत्मा के समान होती है। तो ये था हमारा एक अपठित गद्यांश जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, जिसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ा। अब इसमें प्रश्न क्या था? देश का वास्तविक गौरव क्या है? तो हमने उसमें से छांटा, देश का वास्तविक गौरव राष्ट्रभाषा की उन्नति है। देश की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्रभाषा की उन्नति द्वारा ही देश की उन्नति संभव है। तीसरा प्रश्न पूछा है, इन शब्दों के अर्थ लिखो। प्रकाश सूत्र, प्रकाश सूत्र, उत्तर, उजाला और धागा। फिर है, राष्ट्रभाषा किस प्रकार देश की उन्नति में सहायक होती है? तो राष्ट्रभाषा सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधती है और उनमें एकता और प्रेम का भाव जगाती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक, अब इसमें हमने जो पढ़ा गद्यांश, इसमें सब कुछ राष्ट्रभाषा के बारे में ही बताया गया था कि राष्ट्रभाषा जरूर होनी चाहिए, एक सूत्र में बांधती है, सबको मिलाकर रखती है। तो हमें जो सबसे उचित शीर्षक लगा वो लगा राष्ट्रभाषा। तो इस तरह से इसके गद्यांश होते हैं। ऐसे ही एक और गद्यांश मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। कई प्राकृतिक विपदाओं के बाद भी इस देश ने खूब तरक्की की है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोगों का मेहनती होना। इन्हें बचपन से ही मेहनत करने की आदत होती है। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार है। जापानी लोग बच्चों को धार्मिक आचरण सिखाते हैं, साथ ही देश प्रेम की भावना को भी बढ़ाते हैं। एक बार सुभाष चंद्र बोस ने एक 8 वर्षीय जापानी बालक से पूछा, यदि कोई बड़ी सेना लेकर जापान पर चढ़ाई करने आई तो तुम क्या करोगे? बालक ने गुस्से से कहा, हम बंदूक से दुश्मन को मार देंगे और देश की रक्षा करेंगे। ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इसमें से प्रश्न पूछा है कि किसको उगते सूरज का देश कहा जाता है? जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान में किस धर्म का प्रचार है? जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार है। जापानी लोग बच्चों को कैसा आचरण सिखाते हैं? जापानी लोग बच्चों को धार्मिक आचरण। ये हमने इसी में से देखे हैं और फिर हम उत्तर लिख रहे हैं छांट के। अनुच्छेद से 4 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो कैसे कैसे लोग होते हैं जापानी लोग? जापानी लोग जो होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, देश प्रेमी होते हैं, धार्मिक होते हैं इत्यादि। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? क्योंकि इस वाले गद्यांश में जापान के बारे में ही सब कुछ लिखा है, तो इसका हम कर सकते हैं, इसका जो शीर्षक है, जापान उगते सूरज का देश। तो इस तरह से ये जो होते हैं अनसीन पैसेज होते हैं और जिन्हें हम अपठित गद्यांश कहते हैं। आओ दोहराते हैं।
अपठित गद्य अर्थात जो पहले ना पढ़ा किया हो, प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा उत्तर दिए जा रहे हैं, जो पूछो उतना ही उत्तर दे, संक्षिप्त उत्तर। और इसी तरह से अब ये भी है, जैसे प्रदूषण गंदगी का दूसरा नाम है। गंदगी चाहे जल की हो, वायु की हो, शोर शराबे की हो या पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों की हो। हम जानते हैं कि प्रायः सभी प्रकार की गंदगी हमारे लिए कई तरह से हानिकारक है। पृथ्वी पर जो जो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे दुख एवं परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस रफ्तार से दुनिया में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, यदि उसी रफ्तार से बढ़ता गया तो निकट भविष्य में या तो सभी प्राणी बीमार और विकलांग हो जाएंगे अथवा पृथ्वी से सभी प्रकार के जीव समाप्त हो जाएंगे। ये था हमारा एक अपठित गद्यांश। अब इसमें से पूछा गया प्रदूषण का दूसरा नाम क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रदूषण का दूसरा नाम क्या है, गंदगी है। तो इस तरह से बच्चों जो इसमें पूछे जाएंगे प्रश्न, उसको हम इसमें से पढ़ेंगे, छांटेंगे और फिर हम इसमें से लिखेंगे। जैसे प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण गंदगी है, शोर शराबा है, यातायात के साधन है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से गंदगी हमारे लिए कैसी है? गंदगी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण के जनजीवन से हम बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो हमारे पास अपठित गद्यांश होता है, हम उसको पढ़ेंगे और उसमें से छांट कर उत्तर, सही उत्तर, संक्षिप्त उत्तर लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा एक और अपठित गद्यांश है। भारत के उत्तर में खड़ा है गिरिराज, हिमालय और सदा चमकता रहता है। इसका श्वेत मुकुट चमचमाते रहते हैं। हिमध्वल बर्फीले इसके शिखर, हिमालय इस देश का पालन करता है। हिमालय से फूटती हैं अनेक नदियां और सींचती हैं उत्तर भारत की भूमि। हिमालय हमारा पहरेदार है, ऐसा प्रहरी जो कभी सोता नहीं, सदा जागता रहता है। यही है हमारी उत्तरी सीमा की रेखा। मध्य एशिया से हमको अलग करने वाला, हमें अलग व्यक्तित्व देने वाला ये केवल पहरेदार ही नहीं, अन्नदाता भी है। रक्षक और पोषक दोनों ही है। साथ ही है चिकित्सा करने वाला वैद्य, क्योंकि देता है जड़ी बूटियां और देता है शहतीर भी, जिससे बनते सजते हैं हमारे घर द्वार। अब इसमें जो है, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, किसके हिमध्वल बर्फीले शिखर चमचमाते रहते हैं? तो किसके चमचमाते रहते हैं? गिरिराज हिमालय के। क्योंकि हमने देखा पाठ में पूरी तरह हिमालय के बारे में ही बताया गया है। हिमालय हमारा कैसा प्रहरी है? तो यहाँ से हम देखेंगे हिमालय हमारा कैसा प्रहरी है। ऐसा प्रहरी जो कभी सोता ही नहीं, जागता रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसा प्रहरी है? ऐसा प्रहरी जो हमेशा जागता रहता है। हिमालय को वैद्य कहा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटियां, और यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे कहाँ पे मिलती हैं? हमारे हिमालय पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इसीलिए हिमालय को वैद्य कहा जाता है। तो इस तरह से इसके 3 विशेषण लिखिए। 3 विशेषण जैसे अन्नदाता है, पहरेदार है, रक्षक है, पोषक है। कितने सारे हम इसके विशेषण लिख सकते हैं, जैसे कि पहरेदार। हमें सब सारे उत्तर इसी में से ही मिल जाते हैं। अन्नदाता, वैद्य इत्यादि, है ना। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब हमें इसका उचित शीर्षक देना है तो हम लिख सकते हैं गिरिराज हिमालय। या हमारे देश का रक्षक गिरिराज हिमालय। हम कुछ भी एक अच्छा सा इसमें शीर्षक बना के दे सकते हैं।
तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ अपठित गद्यांश, जिसके बारे में आपको बताया कि ये जो होते हैं ये पढ़े हुए नहीं होते हैं अनसीन पैसेजेस, लेकिन इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके हम उत्तर इसी में से ही संक्षिप्त उत्तर लिखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।